एक चौराहे पर एक महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई थी। दरअसल उसे कहीं जाना था और वह काफी ज्यादा टेंशन में प्रतीत हो रही थी। तभी अचानक से जब वह सवारियों की राह देख रही थी तो उसी दौरान उसके सामने से एक ऑटो गुजरता है, जिस ऑटो के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि और कोई नहीं उसका पति था। और जैसे ही महिला अपने पति को देखती है तो एकदम से उसे आवाज लगाती है, लेकिन ऑटो आगे की तरफ बढ़ता रहता है और इसके बाद जो महिला होती है अपने बच्चे को वहीं पर सड़क पर बिठाती है और बिठाने के बाद एकदम से उस ऑटो के पीछे भागने लगती है। कौन थी वह महिला और ऐसा क्या कारण था जिस वजह से वो अपने बच्चे को सड़क पर छोड़कर उस ऑटो के पीछे भागने लगी? क्योंकि उसके अंदर उसका पति बैठा हुआ था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश मेरठ के पासी के एक गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है और एक बड़ा लड़का है और एक छोटा लड़का है। बड़े लड़के की शादी हो चुकी है और बड़े लड़के का नाम होता है संदीप। संदीप की पत्नी जिसका नाम अंजलि होता है और अंजलि काफी ज्यादा चिड़चिड़ी रहा करती है और अपने सास ससुर से काफी ज्यादा लड़ाई किया करती है। उनका एक बच्चा भी है। और इसके बाद एक दिन जब अंजलि का पति संदीप शाम को घर लौटता है तो घर लौटने के बाद अचानक से दूसरे दिन सुबह सुबह उसकी पत्नी और उसकी माँ की आपस में लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई को देखकर पहले वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। और इसके बाद जो संदीप होता है वो एक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनने के बाद पत्नी और माँ दोनों के दोनों चुप हो गए थे। वहां पर संदीप के पिता भी थे, उसका छोटा भाई भी था। और संदीप उन सभी के सामने कह देता है कि ठीक है, अगर तुम इसी तरह से लड़ोगे तो कोई बात नहीं, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर, और आज से तुम लोगों से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। इस बात को सुनकर पत्नी पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि अंजलि ने कई बार उससे अलग रहने के लिए कहा था, लेकिन संदीप ने उसकी बात के लिए साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन आज उसे ऐसा क्या हुआ जो वह खुद ही अपने घर को छोड़कर जाने के लिए कह रहा है? लेकिन तभी संदीप कहता है कि माँ बाबूजी, आप अपने घर में आराम से अपने छोटे बच्चे के साथ रहो। अगर मेरी पत्नी की आपसे बनती नहीं है तो मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग से रह लूंगा और तुम्हारे घर पर या तुम लोगों से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए। ऐसा कहकर संदीप ने अपने घर वालों को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया था। और उसके बाद जो संदीप होता है वहां से अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा सामान पैक करके निकल जाता है और मेरठ के अंदर ही आकर रहने के लिए जगह ढूंढने लगता है। पत्नी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान तो थी, लेकिन यहां पर आने के बाद अपने पति से पूछने लगती है कि आप मुझे लेकर यहां पर आ गए वो तो ठीक है, लेकिन आपने घर वालों से रिश्ता क्यों तोड़ दिया? तो उसके बाद जो संदीप होता है वो कहने लगता है, देखो तुमसे वो बार बार लड़ा करते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई लड़ाई करे, तो इसी वजह से मैंने ऐसा कर दिया। ना ही मुझे उनकी प्रॉपर्टी चाहिए और ना ही मुझे उनसे कोई वास्ता रखना है। इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वो असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि वह चाहती भी यही थी कि संदीप अपने घर वालों से रिश्ता ना रखे, लेकिन प्रॉपर्टी का उसे हिस्सा चाहिए था। पर यहां पर जो पति होता है उसने प्रॉपर्टी को लेने से भी साफ साफ मना कर दिया था। उसके बाद वह कुछ कह नहीं पाती है और जो संदीप होता है वह इधर उधर अपने लिए कोई कमरा ढूंढने लगता है किराए का। वह कहता है कि ठीक है, फिलहाल हम किराए के कमरे में रह लेते हैं और धीरे धीरे अगर पैसे इकट्ठे हो गए तो उसके बाद हम अपनी जगह ले लेंगे और उसके अंदर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। पत्नी उसके साथ साथ रहती है और यहां पर जो संदीप होता है उसे एक किराए का कमरा मिल भी जाता है। कमरा कोई आलीशान नहीं था, नॉर्मल सा कमरा था। और यहां पर संदीप अपनी पत्नी को समझा देता है कि अभी पैसों की तंगी है, धीरे धीरे बजट बन जाएगा और उसके बाद अच्छा कमरा ले लेंगे। पत्नी भी चुपचाप रह जाती है और संदीप अपने परिवार के साथ उसी कमरे में सेटल हो जाता है और वहीं पर रहने लगता है। संदीप रोज सुबह सुबह यहीं से ड्यूटी जाया करता और ड्यूटी जाने के बाद शाम को वापस लौट आया करता। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो संदीप होता है अब वो कई कई दिन तक अपने घर नहीं आया करता है। और जब उसकी पत्नी उसे पूछा करती है कि कहां रह गए, किस वजह से घर नहीं आ रहे, तो वह बता देता है कि मुझे काम करना है और काम के सिलसिले में मुझे बाहर रहना होगा और तुम आराम से घर के अंदर रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर संदीप लगभग 3-3 दिन तक घर से गायब रहा करता है और ये बातें कहीं ना कहीं अंजलि को परेशान करने लगती हैं। इसके बाद जब उसका पति घर पर आता है तो वह उससे लड़ाई भी करती है इस बात को लेकर, लेकिन पति उससे कुछ भी नहीं कहता है और उसे उल्टा समझाने लगता है। कहता है कि देखो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमें अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए पैसे तो कमाने होंगे, और अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? इसी वजह से तुम कुछ भी मत कहो, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा ही मुझे करने दो। इस बात को सुनकर अंजलि चुप हो जाती है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। लेकिन जैसे ही यहां पर अंजलि और संदीप को शिफ्ट हुए लगभग 6 महीने बीतते हैं, तो 6 महीने बाद एक दिन संदीप अपने घर से जाता है और उसके बाद ऐसे 2 से 3 दिन के लिए वो घर नहीं आता है। इसके बाद जो अंजलि होती है वह बार बार संदीप पर फोन करती है, तो संदीप अपने आप को बिजी बताकर उससे कह देता
देता है कि कल लाऊंगा, कल से परसों कह देता है और परसों से 1-2 दिन और टाल देता है। आज उसको घर आए हुए लगभग 7 दिन हो गए थे और जब अंजलि उससे झिल्लाते हुए कहने लगती कि कहां रह गए, घर के अंदर खाने पीने का राशन भी खत्म हो गया है और फौरन से घर आओ, तो उसके बाद जो संदीप होता है वह अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेता है और अंजलि बार बार उसके फोन पर फोन करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ ही रहता है। अब इस बात को देखकर अंजलि पूरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि हो सकता है किसी काम से चला गए हो कहीं और उनका फोन स्विच ऑफ हो गया हो, क्योंकि जो संदीप होता है वो उससे कहता रहा करता था कि मुझे कहीं बाहर जाना पड़ता है मीटिंग के लिए और इसी वजह से मैं घर नहीं आ पाता हूं। इसके बाद अंजलि 1-2 दिन और वेट करती है, लेकिन जब घर के अंदर खाने पीने का राशन तक खत्म हो जाता है, यहां तक कि बच्चे के लिए भी सामान खत्म हो गया था, तो उसके बाद अंजलि पूरी तरह से तिलमिला उठती है, क्योंकि ना तो अंजलि का कोई मायका है और जो ससुराल था उस ससुराल को भी वो पहले ही पीछे छोड़कर आ चुकी है आज से 6 महीने पहले, और अब उसका पति भी न जाने कहां चला गया, उसका फोन का स्विच ऑफ ही नहीं खुल रहा। इस बात से अंजलि काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद जो अंजलि होती है अपने घर से निकलती है और निकलने के बाद वह अपने पति के ऑफिस तक जाने लगती है। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है, उस चौराहे पर खड़ी होकर बस की राह देख रही थी कि बस आएगी तो उसमें बैठकर उस कंपनी तक जाऊंगी। बच्चा उसकी गोद में था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने से एक ऑटो निकलता है, जिस ऑटो के अंदर संदीप बैठा हुआ उसे दिखाई दे जाता है। अब जैसे वो संदीप को देखती है तो एकदम से उसे आवाज लगाती है और यहां पर जो संदीप होता है वह उसकी आवाज को सुनकर भी अनसुनी कर देता है और ऑटो आगे की तरफ चलता रहता है। जब अंजलि ये देखती है कि ऑटो नहीं रुक रहा है तो उसके बाद वह इधर उधर देखने लगती है और उसे कुछ भी नहीं सूझता। वह अपने बच्चे को सड़क पर बिठाती है और फौरन से उस ऑटो के पीछे भागने लगती है, लेकिन ऑटो उसके हाथ नहीं लगता है और थोड़ी देर भागने के बाद वह एकदम से शांत हो जाती है। बच्चा अकेला रोड पर बैठा हुआ था और रोड पर वाहन इधर से उधर जा रहे थे। तभी वहां पर एक अनुराग नाम का लड़का होता है, वह उस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और यहां पर इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखने के बाद अंजलि उसे उसकी तरफ दौड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब पति का ऑटो हाथ से निकल गया था तो वह वापस अपने बच्चे की तरफ भाग रही थी। लेकिन यह सब कुछ देखकर अनुराग को बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चा काफी छोटा था, अगर वो चलकर थोड़ी बहुत आगे भी चला जाता तो उसके बाद वाहनों की चपेट में आ सकता था और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद जब अंजलि उसके पास पहुंचती है तो अनुराग अंजलि को धमकाने लगता है, कहता है कि तुम मां हो या कोई और हो, इस बच्चे को इस तरह से छोड़कर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? इतना छोटा बच्चा है, अगर ये रोड पर आगे चला जाता तो क्या होता? इस बात को सुनकर अंजलि उससे माफी मांगती है, कहती है कि भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं ऐसी मुसीबत में थी कि जिस वजह से मैं अपने बच्चे को यहां पर छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। इसके बाद अनुराग कहने लगता है कि ऐसी क्या मुसीबत हो गई जिस वजह से तुम अपने बच्चे को यहां पर छोड़ सकती हो? तो उसके बाद जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि दरअसल उस ऑटो के अंदर मेरा पति था और मैंने उसे आवाज भी लगाई। पिछले 15 दिन से वो अपने घर नहीं आया है और पिछले 3 दिनों से तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं अकेली किराए के कमरे में रहा करती हूँ, मकान मालिक किराया लेने के लिए आया था और ऊपर से घर के अंदर खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया है, तो इसी वजह से मैं अपने पति से मिलने के लिए कंपनी जा रही थी, लेकिन रास्ते में जब ये मुझे दिखे तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। इस बात को कहते हुए अंजलि एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया है और उसका बच्चा भी पूरी तरह से भूखा है। अब इस बात को सुनकर अनुराग को हैरानी होती है और अंजलि पर तरस भी आने लगता है। इसके बाद जो अनुराग होता है वह उसे सबसे पहले चुप कराता है और चुप कराने के बाद उसे और भी डिटेल में पूछने लगता है कि क्या कारण है जो तुम इस तरह से अकेली रहा करती हो? क्या इनके घर वाले नहीं है या तुम्हारे घर वाले नहीं है? अगर घर वाले हैं तो उनसे मदद मांगो, क्योंकि इस तरह से तो बच्चे की जान को खतरा है। इसके बाद जो अंजलि होती है वह थोड़ी देर में अपने आप को शांत करती है और शांत करने के बाद अनुराग को पूरी कहानी बताने लगती है। कहती है कि भैया मेरे और मेरे पति की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद हम घर के अंदर रहा करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरी और मेरी सास की नहीं बनती थी और हम दोनों के बीच में काफी ज्यादा विवाद हुआ करता था। इस विवाद को लेकर एक दिन मेरा पति मुझे लेकर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर हम लोग रहने लगे। पति ने मुझसे कहा कि मुझे पैसा कमाना है ताकि हम अपना घर ले सकें, और उसने घर वालों की प्रॉपर्टी में से कुछ भी हिस्सा लेने से साफ साफ मना कर दिया था। इसके बाद मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो कई दिनों के लिए घर से बाहर रहने लगा और अब तो उसने अपना फोन स्विच ऑफ भी कर लिया है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां और करूं तो करूं क्या? इस बात को सुनकर अनुराग मामले की गंभीरता को समझता है और कहता है कि बहन देखो, इस बात में मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे पति से एक बार बात कर लूंगा, लेकिन फिर
फिलहाल तुम्हारी जो कंडीशन है तो ऐसा करो, तुम वापस से अपने घर चली जाओ और तुम्हारा जो भी किराए का पैसा है वो मैं दे देता हूं, कभी तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो मुझे लौटा देना। इसके बाद जो अनुराग होता है अपने पास से 2000 रुपए देता है, जिसमें से 1500 रुपए तो उस कमरे का किराया था और 500 रुपए उसे खाने खर्चा के लिए उसे दिए थे। वह उसे अपना नंबर भी देता है और कहता है कि बहन जब भी तुम्हारे पति आए तो एक बार मुझे जरूर बता देना, क्योंकि मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है जो वो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर इस तरह से घर से बाहर रहा करता है और फोन को स्विच ऑफ कर लेता है। उसके बाद अंजलि वहां से वापस अपने कमरे पर लौट जाती है, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वो बहुत ही ज्यादा इस बात को लेकर परेशान थी। धीरे धीरे 2 से 3 दिन और बीतते हैं और 2-3 दिन बाद जो यहाँ पर संदीप होता है वह वापस से अपने घर आ जाता है और जब अंजलि अपने पति को यहाँ पर देखती है तो वो उससे चिल्ला चिल्ला कर लड़ाई करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से बच्चे की जान पर बन आई थी, तुम ऐसे कहां चले गए थे और फोन अपना स्विच ऑफ क्यों कर रखा था। तो उसके बाद जो संदीप होता है उसे बहाना बना देता है और फिर से वही बात उसके सामने रख देता है कि मैं तुम लोगों के लिए तो जा रहा हूं, अगर तुम्हें ये सब ठीक नहीं लगता तो मैं नौकरी को छोड़ देता हूं और मैं भी तुम्हारे साथ घर में बैठा रहता हूं, लेकिन कुछ दिनों में हमारी भीख मांगने की नौबत आ जाएगी और उसकी जिम्मेवार तुम होगी। इस बात को सुनकर अंजलि चुप हो जाती है, लेकिन तभी उसे अनुराग की याद आती है और उसके बाद वह अनुराग को फोन मिला देती है। अनुराग को फोन मिलाकर वह बता देती है कि मेरे पति घर पर आ गए हैं। तो उसके बाद शाम के समय जो अनुराग होता है वह भी उसके बताए हुए एड्रेस पर आ जाता है। यहाँ पर जो अंजलि होती है उसे घर के अंदर बुलाती है और घर के अंदर बुलाने के बाद अपने पति से उनके उन पैसों को लौटवाने के लिए कहती है जो पैसे उसने दिए थे। इसके बाद संदीप अपने पास से 2000 रुपए निकालता है और उसका धन्यवाद करता है, कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुश्किल वक्त में तुमने हमारा काम चलाया। यहाँ पर जो अनुराग होता है वह संदीप की तरफ अजीब निगाहों से देख रहा था और उसके बाद कहने लगता है कि भाई साहब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या अकेले हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो उसके बाद संदीप कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आपने हमारी मदद की है तो इतना तो हक आपका बनता ही है। उसके बाद संदीप और अनुराग दोनों के दोनों उस कमरे से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलने के बाद जो अनुराग होता है वह संदीप से पूछने लगता है कि भाई साहब मुझे भी पता है कि नौकरी ऐसी नहीं हुआ करती जो फोन भी स्विच ऑफ कर ले, सुबह शाम तो अपने बच्चों से बात कर सकते हो और पैसों का क्या है, पैसे तो आज के टाइम में कहीं से भी भेज दिया करते हैं, लेकिन मुझे ये मामला ऐसा नहीं लग रहा जैसा कि ये दिख रहा है। आखिर क्या बात है और किस वजह से आप अपनी पत्नी से इस तरह से रहा करते हो। उसके बाद जो संदीप होता है पहले तो बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर जो अनुराग होता है वह कहने लगता है कि देखो भाई मुझे पता है कि वो बात तो नहीं है जो तुम घुमा रहे हो, कुछ और बात है और तुम मुझे उस बात को बता दोगे तो हो सकता है शायद मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर सकूं। इसके बाद संदीप थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद उसे सच्चाई बताने लगता है। कहता है कि भाई ये मेरी पत्नी और ये मेरी मां से लड़ाई किया करती थी, लड़ाई के दौरान ये कई बार पुलिस को भी बुला लेती है जब मैं उसे कुछ कहने की कोशिश करता हूं और इन बातों से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इन्हीं परेशानियों के चलते मैं अपने परिवार को जोड़ना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी चाहती थी कि ये परिवार अलग अलग हो जाए और हम लोग अलग से अपनी जिंदगी को ऐसा आराम से जिए। मैं इन सभी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और परेशानी के चलते मैं शराब भी पीने लगा था। अब घर वालों की जब लड़ाई हुआ करती है इससे तो उसके बाद ये भी बराबर लड़ा करती है, लेकिन यहां पर मैं इस बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलता हूं और ये बातें मुझे अंदर अंदर खाने लगती हैं, क्योंकि मेरी मां ने मुझे जन्म देकर इतना बड़ा किया है और मेरी पत्नी चाहती है कि मैं उसके कहे अनुसार चलूं। लेकिन तभी एक दिन एक शराबी ने मुझे ऐसा राह बताई थी जिस राह पर मैं चला और चलने के बाद लगता है धीरे धीरे इसकी अकल ठिकाने आ रही है। इस बात को सुनकर अनुराग पूछने लगता है कि कौन सी राह। तो वह कहता है कि उसने मुझे बताया था कि अगर तेरी पत्नी तुझे इतना परेशान कर रही है, वो कानून की धमकी दिया करती है, तो तू अपने तरीके से उससे निपट, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अलग तरह से चलना होगा। तो उसने बताया कि इस तरह से अपनी पत्नी को घर से ले जा और जब घर वाले उसे अच्छे नहीं लगा करते तो उनकी प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी के लिए भी तू मना कर देना और अपनी पत्नी को एक सस्ते से कमरे में लाकर ठहरा दे। उसके बाद तू अपने घर वालों से मिलता रहे, पत्नी यहां पर रहेगी, घर के अंदर लड़ाई नहीं होगी और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और हो सकता है इससे धीरे धीरे तुम्हारी पत्नी सुधर भी जाए। अब इस बात को जब अनुराग सुनता है तो बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि यहां पर यह पूरा के पूरा खेल संदीप का रचा हुआ था और वह अपनी पत्नी को इस कमरे में रखकर बार बार अपने घर वालों के पास जाया करता है और वहां पर उनके साथ अच्छा समय बिताया करता है। इसके बाद संदीप कहता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन अब कुछ दिनों से अपनी जिंदगी को सुख में व्यतीत कर रहा हूं, क्योंकि जब घर जाया करता हूं तो मां का प्यार भी मिला करता है और यहां पर पत्नी की चिक चिक से भी पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है। इस बात को सुनकर अनुराग पूरी तरह से समझ गया था कि यह व्यक्ति काफी ज्यादा परेशान हो गया था अपनी पत्नी से और उसके बाद ही उसने ये कदम उठाया है। इसके बाद अनुराग कहने लगता है कि भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन अपने बच्चे की तरफ तो गौर दो, इस तरह से काम कैसे चलेगा। तो यहां पर जो संदीप होता है वो कहता है कि भाई जैसे भी काम चल रहा है चलने दो, क्योंकि कम से कम अब मेरी जिंदगी में शांति तो है। इसके बाद अनुराग कहता है कि ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो और कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी को इन बातों को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद अनुराग अपने रास्ते चला जाता है और यहां पर जो संदीप होता है कुछ दिनों तक और ऐसे
से अपने समय को व्यतीत करता है। लेकिन यहाँ पर जो अंजलि होती है उसके दिमाग में ये बातें घूमने लगी हैं कि किसी दिन मेरा पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो उसके बाद तो मेरा कोई भी नहीं है और मैं किसके सहारे अपने जीवन को व्यतीत करूंगी। ये बातें उसके दिमाग में बार बार खटकने लगती हैं और उसे अपने ससुराल वालों की याद आने लगती है, अपनी सास की याद आने लगती है जिससे वो लड़ाई किया करती थी, और अपने ससुर और अपने देवर की याद आने लगती है। तभी एक दिन जब संदीप 3 दिन बाद वापस से अपने घर लौटता है तो उसके बाद पत्नी उससे अजीब सी बातें करने लगती है और कहती है कि संदीप, अब हमें अपने घर वालों के पास लौट जाना चाहिए और मैं बिल्कुल भी अपनी सास से लड़ाई नहीं करूंगी, क्योंकि अकेला रहना बड़ा ही बुरा होता है और यहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। गांव में हमारे पास इतना बड़ा घर था और उसके अंदर सभी लोग रहा करते थे, कोई भी बात हुआ करती थी तो आपस में निबट जाया करती थी, लेकिन यहां पर तो मैं अकेली घुट घुट कर पूरी तरह से परेशान हो गई हूं। इस बात को सुनकर संदीप मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, मैं घर वालों से माफी नहीं मांगने वाला हूं। तो यहां पर जो अंजलि होती है वो कहती है कि तुम बेशक से माफी मत मांगो, मैं माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझे परिवार चाहिए और मुझे अकेला बिल्कुल भी नहीं रहना है। इसके बाद जो संदीप होता है वह उसकी इस बात को मान जाता है और यहां से अंजलि को लेकर सीधा अपने गांव वाले घर में पहुंच जाता है। उसने अपने घर वालों को पहले ये सब कुछ बता रखा था और घर वालों को सब कुछ पता था कि बेटे ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। तो वो कह देता है कि मां, जल्दी से मरना मत और इससे पूरी बातों के लिए हामी भरवा लेना। और ऐसा ही मां करती है। जैसे ही यहां पर अंजलि जाकर उससे माफी मांगने लगती है तो यहां पर सास सभी बातों को आगे खोल कर रख देती है और कहती है कि अब पुलिस तो नहीं बुलाओगी। तो उसके बाद अंजलि रो रो कर कहती है कि नहीं सासू मां, बिल्कुल भी पुलिस नहीं बुलाऊंगी और मैं बिल्कुल भी किसी बात को लेकर आपसे झगड़ा नहीं करूंगी। यहां पर सभी लोगों की सहमति हो जाती है और वो लोग भी अंजलि को माफ कर देते हैं। उस दिन से लेकर अंजलि आज तक उस घर में रह रही है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि इस घर में अंजलि रहा करती है, जबकि पहले वो जोर जोर से चिल्लाकर हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई कर दिया करती थी। पर आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।